हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं कि कब बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी पे हिस्सा नहीं मिलता है और उससे जुड़े कुछ कानूनी प्रावधान के बारे में। तो दोस्तों, बेटियों को संपत्ति में हिस्सा का मिलना, उसको लेकर हमेशा एक डिस्प्यूट ही चलता आ रहा है और ये एक काफ़ी डाउटफुल किस्सा है कि किसी भी बेटी को प्रॉपर्टी में कितना अधिकार मिलता है। मतलब कहीं लोग कहते हैं कि बेटी को बेटे से कम अधिकार है, और कहीं कहते हैं कि बेटी को कुछ अधिकार नहीं है, और कहीं कहा जाता है कि बेटी को समानता के अधिकार है। तो समाज में अलग अलग तरह के मन में डाउट्स हैं जो बेटियों के पिता की प्रॉपर्टी को में हिस्सा को लेकर चलते रहते हैं। तो इसकी मेन वजह क्या है कि हमारे बीच में कानूनी जानकारी का ना होना। तो हम देखते हैं जनरली कि जो करंटली इंडिया में जो बेटियों की प्रॉपर्टी को में कितना राइट्स है, वो कब बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है, और इसके रिगार्डिंग कुछ क्लियर कानून देखने वाले हैं। तो कहीं कोई ऐसे लोगों के मन में भी डाउट है, पोजीशन है कि आज की तारीख में तो सब कुछ क्लियर हो चुका है कि भाई बेटियों को भी बराबर राइट्स है, तो कब ऐसा केस होगा कि जब इनफैक्ट उनको राइट्स नहीं मिलता। तो हमारे देश में प्रॉपर्टी के डिवीजन के लेके अलग अलग लॉ बना हुआ है, कानून है, और ये कानून जो है वो सभी धर्मों के कानून डिपेंड करता है। इन कानून में कुछ पार्लियामेंट के बनाए हुए भी कुछ लॉ हैं, जैसे कि इंडिया में हिंदू के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 है, मुसलमानों के लिए उनका पर्सनल लॉ है, ऐसे ही कानून ईसाइयों के लिए भी है। तो इन्हीं कानूनों के साथ ऐसे भी कुछ कानून हैं जो सभी धर्मों पर एक जैसे लागू होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि इंडियन सक्सेशन एक्ट, तो ये कानून सभी इंडियंस पर बिना किसी रिलीजन के बराबर से लागू होता है, और कोर्ट जो है इस एक्ट के हेल्प से कई मामले डिसाइड करती है। इन सभी कानूनों में सबसे किसी भी व्यक्ति की प्रॉपर्टी के राइट्स डिसाइड होते हैं, लेकिन क्या है कि यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स के अगर अपोजिट जाता है, तो उस कानून को कोर्ट के द्वारा नहीं माना जाएगा, क्योंकि कोर्ट का ऐसा मानना है कि किसी भी ऐसे कानून को नहीं माना जाए जो कि फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच करता हो या वॉलेशन करता हो। तो भारत में अगर मोटे रूप से देखा जाए कि प्रॉपर्टी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कि जो व्यक्ति ने खुद अर्जित की है, जिसे हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं, और दूसरी होती है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जैसे हम पैटर्नल प्रॉपर्टी कह सकते हैं, जो कि किसी व्यक्ति की पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति उसे कहा जाता है कि जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, क्योंकि आमतौर पर जो शहरी लोगों के पास ऐसी पैटर्नल प्रॉपर्टी होती है जो किसी एक ही स्थान पर अनेक सालों से रहते आ रहे हैं। ऐसी प्रॉपर्टी हालांकि आज के टाइम में बहुत कम है, लेकिन फिर भी इसके फेवर को लेकर चलना चाहिए। और दूसरी है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, जो कि एक नॉर्मल कंसेप्ट है। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी व्यक्ति ने मतलब खुद से गेन की है, खुद जनरेट की है, उसे सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहते हैं। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भले ही किसी व्यक्ति ने खरीदी हो, चाहे उसको दान में मिली हो या फिर किसी व्यक्ति को रिलिंक्विश डीड के थ्रू मिली हुई हो, जो होगी उसकी सारी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। या फिर हम बात करेंगे किसी को प्राइज के रूप में मिली हो, ये सभी जो प्रॉपर्टी है उसको सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहा जाएगा। तो देखो, सारी जो कहानी है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग वो सिर्फ इन्हीं दो प्रॉपर्टी के बीच चलती है। एक तो है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, दूसरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, मतलब एंसेस्ट्रल भी कह सकते हैं उसको, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और एंड सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो जब भी कोई प्रॉपर्टी अगर खुद से ली जाती है तो उस व्यक्ति के पास बहुत सारे राइट्स होते हैं। मतलब कि अगर प्रॉपर्टी मैंने खुद परचेज की है तो मेरे पास उसके बहुत सारे राइट हैं, मैं उस प्रॉपर्टी का कुछ भी कर सकता हूँ, कि मैं अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में कोई भी फैसला ले सकता हूँ। ठीक है, और इसका जो मेंशन किया गया है वो किया गया है इंडियन सक्सेशन एक्ट में, जिसमें कि पूरा डिस्क्रिप्शन बताया गया है कि किसी भी अगर व्यक्ति को उसकी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में फैसला लेने की पूर्ण छूट है, मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है कि अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने के लिए मैं जैसा मुझे डिसीजन ले सकता हूँ, और ऐसा फैसला लेने के लिए कोई भी व्यक्ति उसको बाध्य फोर्सफुली बाउंड नहीं कर सकता। ठीक है, अब भले ही उसके बच्चे ही क्यों ना हो। तो समाज में, सोसाइटी में कुछ ऐसा भी डाउट देखने को मिलता है कि बच्चों को लगता है कि वो पिता की उसकी संपत्ति बेचने से रोक सकते हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। एक बाप अपनी प्रॉपर्टी को कहीं भी बेच सकता है, कुछ प्रॉपर्टी पर बच्चों का कोई भी अधिकार नहीं होता। और जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवित रहते हुए एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को, जो कि उसने खुद अर्जित की गई संपत्ति के प्रॉपर्टी के फेवर में कोई फैसला ले लेता है, चाहे फिर उसको दान दे दे या बेच दे, या उसके रिगार्डिंग को रिलीज डीड रिलिंक्विश कर दे, मतलब हक त्याग कर दे, या फिर कोई और अरेंजमेंट कर दे,
तब कोई बेटा या बेटी किसी प्रकार का क्लेम अपने पिता की प्रॉपर्टी के बारे में नहीं ला सकते। कोई भी व्यक्ति, चाहे फिर वो अपने जीवित रहते हुए अपने खुद अर्जित की हुई प्रॉपर्टी हो, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हो, उसके बारे में अगर कोई वसीयत कर दे किसी को, उसके संबंध में भी अगर वो व्यक्ति पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मेरी प्रॉपर्टी मैं किसी को भी विल करके दे सकता हूँ, फिर वह मतलब जिसे चाहे उसे वसीयत कर सकते हैं। हालांकि अगर देखा जाए कि बच्चे ऐसी विल को कोर्ट में चैलेंज दे सकते हैं और उस वसीयत के मतलब इनवैलिड होने के बारे में भी आरोप या चार्ज लगा सकते हैं। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में अगर ये पाया गया कि वसीयत वैलिड है तो बच्चे मुकदमा हार जाते हैं। तो ये तो जनरल प्रिंसिपल था। अब हम देखते हैं कब है बेटियों को पिता की प्रॉपर्टी में अधिकार। ठीक है, तो एक फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटी और बेटों को उसके मरने के बाद ही अधिकार मिलता है। ये बात जान लेना जरूरी है कि एक पिता की खुद की प्रॉपर्टी में, यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटी और बेटा चाहे जो भी हो उनको उनके मरने के बाद ही अधिकार मिलता है। और ऐसा व्यक्ति बगैर कोई फैसला किए हुए मर जाता है तब होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कोई फैसला कर दिया है तो ऐसे केस में जो बेटा और बेटियों को अधिकार है ही नहीं, पर अगर व्यक्ति बगैर फैसला किए मर जाता है तो बेटे और बेटी को अधिकार मिलता है। कि अगर किसी फादर की जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसने खरीदी है, उसको चाहे गिफ्ट में मिली है, किसी ने मतलब प्राइस के रूप में मिली है, रिलिंक्विश करके मिली है, जैसे मर्जी मिली हो, अगर वसीयत कर दी तब तो प्रॉपर्टी किसी और को मिलेगी, बेटा और बेटी को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं किया है तो उसके बेटा और बेटी उनकी डेथ के बाद उनको क्लेम कर सकते हैं। और हिंदुओं के मामले में हिंदू सक्सेशन एक्ट बिल्कुल लागू हो जाता है और मुसलमान के मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बेटे और बेटियों को बराबर का अधिकारी माना है। फिर चाहे कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी संपत्ति में जितना अधिकार बेटे को मिलता है उतना ही बेटी को मिलेगा। और बेटा ये फेवर नहीं ले सकता कि बेटे की शादी हो गई है और उसे उसकी मतलब अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे राइट्स है, ये बात बिल्कुल ही बेटा नहीं ले सकता। क्योंकि बेटी बिल्कुल क्लियर रूप से फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी कि पिता के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति में दावा कर सकती है। और अगर उसके पिता ने फैमिली प्रॉपर्टी के बारे में कोई व्यवस्था कर दी है, अरेंजमेंट कर दी है, या फिर उस व्यवस्था अरेंजमेंट नहीं की है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में भी बेटी क्लेम कर सकती है। देखो कोर्ट में ऐसा है ना कि ये साबित होने पर, मतलब प्रूव हो जाने पर कि जो प्रॉपर्टी है उस व्यक्ति की खुद के द्वारा अर्जित की है, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, तो बेटी को बराबर का हिस्सा संपत्ति में दिया जाता है। और ऐसी प्रॉपर्टी बेटी को लीगल एयर मतलब बीइंग सक्सेशन में मिली प्रॉपर्टी के द्वारा मानी जाती है। फिर वह प्रॉपर्टी के मालिक बन जाएगी और अपनी प्रॉपर्टी के बारे में जैसा चाहे वैसा वो फैसला ले सकती है। मुसलमानों के मामले में स्थिति थोड़ी सी अलग है। इस केस में यहाँ पर क्या है कि बेटी को बेटे से थोड़ा अधिकार कम है। दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि मुसलमानों के मामले में थोड़ी सिचुएशंस अलग है। यहाँ पर क्या है कि जो बेटी को बेटे से थोड़ा अधिकार कम है, पर आजकल कोर्ट ने इस कंसेप्ट को नहीं मान रही है। और मुस्लिम पर्सनल लॉ के मामले में भी इंडिया का, भारत का जो कानून है इंडियन सक्सेशन एक्ट को लागू करके बेटी को बराबरी का अधिकार दिलवाया जाता है। अब फादर के द्वारा जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में बेटी को बराबरी का हिस्सा मिल जाता है, भले ही फिर वो एक मुसलमान ही क्यों ना हो। अब हम देखते हैं कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और बेटियों के अधिकार के बीच में क्या रिलेशन है। तो जो पैतृक संपत्ति है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसके मामले में थोड़ी सी सिचुएशंस अलग है। पैतृक संपत्ति में क्या है कि जो एंसेस्टर्स थे, मतलब पूर्वज से चली आ रही प्रॉपर्टी है, उसमें बेटियों का दूसरी जगह विवाह हो जाता है, मतलब दूसरी जगह जब शादी हो जाती है तो ऐसी केस में उनका अधिकार थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर कोई रिश्ता बेटी की तरफ से है तब उसका अधिकार कम मिलते हैं, और एक समय बाद बेटियों की तरफ से रिश्ते के आधार तो मतलब पैटर्नल प्रॉपर्टी, इंसेस्टर प्रॉपर्टी के मामले में लगभग समाप्त हो जाते हैं। इसके मामले में जो कानून है वो बिल्कुल थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि इतना समझ लेना चाहिए कि जो इंसेस्टर प्रॉपर्टी के मामले में 1 से 2 पीढ़ी के बाद बेटियों को अधिकार लगभग कम हो जाते हैं। पर 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में कुछ चेंजेस किए गए और अब एक बेटी को भी जो इंसेस्टर प्रॉपर्टी में भी लगभग बेटे की तरह ही अधिकार मिला हुआ है। जो इंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसके मामले में भी उसे बेटे से कहीं भी कम नहीं आंका जाएगा, फिर चाहे वो उसकी कहीं भी शादी क्यों ना हुई है, कितने भी समय पहले हुई हो, या फिर वो बात करें कि कोई भी पीढ़ी की क्यों ना हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मेन कंसेप्ट होगा कि बेटियों को कब नहीं मिलता
उत्तराधिकार यानी कि कब उसको बीइंग अ लीगल हेयर उसको राइट्स नहीं मिलेगा। तो देखो कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जब बेटियों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है, तो जैसे कि अगर कोई बेटी को अपने उत्तराधिकार में मिले हक का त्याग कर देती है तो उस प्रॉपर्टी में किसी प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं मिलता है। अब भले ही ऐसी प्रॉपर्टी को उसके पिता के द्वारा मतलब अर्जित की गई हो या फिर उसके पिता को एंसेस्ट्रल रूप से मिली हो। अगर बेटी में अपने हिस्से का त्याग कर दिया है, रिलीज कर दिया अपने अगर राइट्स को, पोर्शन को, और किसी पार्टी के फेवर में रिलीज डीड लिख दी है और उस रिलीज डीड का रजिस्टर्ड करवा लिया गया है, तो बेटी किसी भी अधिकार का क्लेम नहीं कर सकती। और ये राइट बेटी को तब नहीं मिलेगा जब बाप ने बेटों को वसीयत कर दी है। अगर बाप ने सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो उसके द्वारा सव्य मतलब अर्जित संपत्ति थी उसकी वसीयतें बेटों के नाम पे कर दी, यानी कि वो वसीयत बेटों के पक्ष में लिख दी गई है, और बेटियों को पूर्ण रूप से अगर खारिज कर दे तो ऐसी वसीयत को रजिस्टर्ड भी करवा लिया हो, तब बाप के मरने के बाद बेटियों को प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलता है। फिर वह अपनी प्रॉपर्टी के संबंध में चाहे राइट हो या फिर कोर्ट के द्वारा मांग कर जैसे मर्जी जाओ आप, वो आपको राइट्स मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हस्बैंड ने और पिता ने, फादर ने उनको बेदखल कर दिया है। और प्रॉपर्टी जो है वो फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, यानी कि जब उनको वसीयत दी है, वसीयत बनाई है और स्पेशली लिखा हुआ है कि बेटे के नाम किया है, तो उस केस में डॉटर क्लेम नहीं कर सकती, चाहे फिर वो कोर्ट जाके चाहे कहीं जाए, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ पर ये ध्यान देने की बात जरूरी है कि अगर फादर ने खुद प्रॉपर्टी गेन की है तो बेटों के पक्ष में वसीयत कर सकता है। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट करना सही रहेगा कि अगर यहाँ पे मेन बात ये जानना जरूरी है कि अगर एक पिता की, फादर की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो उसके रिगार्डिंग अपने बेटों के फेवर में वसीयत कर सकता है। पर वहां अगर कोई भी विल अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग में नहीं कर सकता, क्योंकि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसे वो अपने पूर्वजों से मिली है और प्रॉपर्टी में उसकी बेटी का भी अधिकार होगा और वो व्यक्ति अपनी बेटी का अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि कहने का मतलब ये है कि कोई भी जो फादर है वो अपनी सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि अपने द्वारा अर्जित की गई संपत्ति का ही वसीयत कर सकता है, और फिर वो चाहे अपने बेटी को देना चाहे, चाहे बेटी को, जिस मर्जी को दे सकता है। लेकिन अगर उसकी पैतृक संपत्ति है तो उसको वसीयत के माध्यम से या किसी माध्यम से नहीं कर सकता। तो इन सब बातों के बाद कुछ बातें समाज में ऐसी चलती हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के कहीं विरोध के बाद भी अगर शादी कर लेने पर प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है, और ये बात बिल्कुल बेसलेस है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से मतलब शादी कर ले तो उसका प्रॉपर्टी में राइट इस बात से खत्म नहीं हो जाता कि कोई व्यक्ति कोई बुरा काम कर ले तो उससे भी उसकी प्रॉपर्टी में अधिकार समाप्त नहीं हो जाता। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में मतलब क्राइम में अगर इन्वॉल्व हो जाए तो भी उस व्यक्ति का राइट्स खत्म नहीं होगा, चाहे फिर वो किसी व्यक्ति को कोर्ट के सामने मतलब गिल्टी या एक्यूज ही प्रूफ कर दे तो भी उस व्यक्ति का अधिकार किसी प्रॉपर्टी में खत्म नहीं हो जाता। ये सब मन में डाउट्स होते हैं जो कि उनमें चलते रहते हैं कि भाई आप आप पर केस चल रहा है तो या फिर आपकी शादी हो चुकी है या कहीं शिफ्ट हो गए, आपके राइट्स खत्म हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू सक्सेशन एक्ट ने कुछ प्रोटेक्शन दी गई हैं जो कि किसी भी हाल में खत्म नहीं हो सकती है, वो बिल्कुल आपको ही मिलेगी, चाहे फिर वो सन हो, डॉटर हो, बीइंग अ लीगल हेयर ऑफ एन फादर। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग जो कि आपसे सोचा शेयर किया जाए कि कैसे बेटियां को अधिकार मिलेगा और कब बेटी को अपने पिता की संपत्ति का अधिकार नहीं मिल सकता। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस भी आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम मिल जाइए, और साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन जो अपडेट्स है बिल्कुल ऑन द स्पॉट आपके पास मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। मिलते हैं जल्दी आपको एक न्यू व्लॉग के साथ।